ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ एस सीज एंड एस टीज। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, उसका स्कीम्स चलता है। तो उसमें दो डिपार्टमेंट है, एक है आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और एक है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटी। सो ये दो डिपार्टमेंट्स है। तो ये एक बाद में इसका नाम अभी थोड़ा सा चेंज करके दिव्यांग का डिपार्टमेंट ऐसे कर दिया गया है। सो थोड़ा सा इसको बेटर वे में इसको हम प्रेजेंट करें, डिसेबिलिटी रादर कह के, दिव्यांग जन कह के करें, ठीक है। सो ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या करता है? ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस लॉज इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act, एंड नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स 1999। ओके, बचपन में अगर आपको याद होता होगा, पैसा हम लोग कलेक्ट करते थे, हेल्प एज इंडिया करके एक आता था, घर घर जाके वी यूज टू पेस्टर द आंटीज एंड अंकल्स। सो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ओल्ड पीपल, SC/ST, ओबीसीज, विमेन, चाइल्ड, इन सबको जो है देखा जाता है। विमेन एंड चाइल्ड के लिए इन्होंने अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में। किसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स? तो पहले हम SCs के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करेंगे। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1977 इनैक्टेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म, ओके। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ कंट्री एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो ये क्या करता है? अनटचेबिलिटी के लिए आपको जो है आपको पनिश करता है अगर आप अनटचेबिलिटी करते हो। तो क्या ये सिर्फ फिजिकल होता है अनटचेबिलिटी? कैन यू टेल मी, इज दिस ओनली फिजिकल अनटचेबिलिटी? नो, इट इज ऑल्सो मेंटल एंड सोशल बॉयकॉट, ओके। आप हो सकता है कि किसी को नहीं बोल रहे हैं कुछ गलत बात, ये अनटचेबिलिटी फिजिकली नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर उस बंदे को लग रहा है, ओके, जैसे कलीग्स हैं, ओके, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फॉर माई कास्ट, तो ही कैन ऑल्सो कंप्लेन। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार ने, पार्लियामेंट ने बना के दे दिया है इस एक्ट को, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हु इज इम्प्लीमेंटिंग? इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। इनिशियली अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 was enacted, बट लेटर इसको रिप्लेस कर दिया गया था 1977 में। सो 1977 का जो सिविल राइट्स एक्ट था आपका, उससे अब चलता है हमारा। उसके बाद SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 में ये बना था। ये फोर्स में आया कब? 1990, एक साल के बाद। और यहाँ पर प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंसेस बाय पर्संस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एससी क्राइम्स इसमें नहीं कवर होते हैं। सो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दैट अगर आप देखोगे तो बहुत एक बड़ा चंक NCRB का जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, उसमें SC क्राइम जो है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग चंक। द क्राइम बिटवीन UC ऑन SC, अपर कास्ट ऑन शेड्यूल कास्ट, इज नॉट दैट मच एज इन SC ऑन SC। तो उसमें भी होता है ना, शेड्यूल कास्ट में भी हायरार्कीज है, देर आर हायरार्कीज विद इन द शेड्यूल कास्ट। तो वहां पर भी हमें अति पिछड़ा पिछड़ा वाला जो सिचुएशन है वो देखने को मिलता है, ओके। लेकिन ये जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट है, इट कवर्स पीपल अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। सो अगर एक SC दूसरे SC पे अगर कुछ ऐसा कुछ उसको असॉल्ट कर रहा है, तो उस पे ये SC/ST एक्ट नहीं आएगा। उस पे क्या लगेगा? उस पे नॉर्मल एक्ट लगेगा, जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ होता है, असॉल्ट का, ग्रीवियस इंजरी का, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर अगर यू आर अ नॉन SC/ST पर्सन एंड यू आर कमिटिंग द क्राइम अगेंस्ट दिस पर्सन। सो अभी आपने देखा होगा एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मध्य प्रदेश से, वेयर दैट ड्रंक पर्सन, ही वाज यूरिनेटिंग ऑन द ट्राइबल, है ना। सो ये जो चीज है, दैट इज समथिंग विच इज कवर्ड। तो उस पे ना सिर्फ ये नॉर्मल BNS वाला जो लगेगा, भारतीय न्याय संहिता का लगेगा, एज वेल एज उस पे SC/ST एक्ट लगेगा, ओके। लेकिन अगर वो जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम अगर उसने, या जो हरकत अगर किसी SC ने की होती, तब उस पे सिर्फ नॉर्मल एक्ट्स लगता, ये नहीं लगता, ठीक है।
उसके साथ साथ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए 1995 में रूल्स बनाया था। सो अगर आपने किसी पे आपने SC/ST एक्ट लगा दिया है, प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज, सो यू आर इंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन बाय द स्टेट। सो गुजरात में देयर वाज दिस स्कैम दैट वाज अनर्थड, दैट अ लेडी वाज देयर फ्रॉम द, आई थिंक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थी वो, एंड शी वाज उनको अरेस्ट किया गया। क्यों? बिकॉज मल्टीपल लोगों पे उन्होंने केस लगाया था फॉर गेटिंग द कॉम्पनसेशन। तो आपने सिर्फ केस लगा दिया किसी पे तो 50-60 हजार रुपए ऐसे ही कुछ था, तो शी हैड कलेक्टेड ओवर 7-8 लाख रुपीज इन अ स्पैन ऑफ 2 years। तो ये केस आया था। सो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन किसके लिए है कि अगर आपको सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है या आप पे अट्रोसिटी बिकॉज ऑफ योर कास्ट हुआ है, सो उस केस में आपको पैसा जो है सरकार 50-60 हजार रुपए देगी ताकि आप अपने आप को रिहैबिलिटेट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली देर हैव बीन सर्टेन केसेस जहां पर इसका मिसयूज भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट अमेंडमेंट 2015 एंड 18। तो ये अमेंडमेंट क्यों आया था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट इमीडिएट अरेस्ट नहीं पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं, अगर SC/ST एक्ट में आप पे केस लगेगा तो पहले आप जेल जाएंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक द डाउरी एक्ट 498A। उसमें भी क्या होता है, आपको पहले जेल में भर्ती कराएंगे, उसके बाद आपका जो है पूरा चीज चलेगा। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है? नॉर्मल प्रोसेस में ये होता है, जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं उसमें पहले आप पे केस होता है, इन्वेस्टिगेशन, देन यू आर अरेस्टेड और समथिंग लाइक दैट हैपेंस। आपको मजिस्ट्रेट के सामने डाला जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर इमीडिएट अरेस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दैट इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा। एक DSP लेवल का आदमी जो है, या जो ACP DSP लेवल का जो आदमी है, दैट पर्सन, there he or she is going to investigate and then जो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, अ लॉट ऑफ SC जो भीम आर्मी हो गया एंड शेड्यूल कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो सरकार ने जो है, उन्होंने एक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। 2 बार अमेंड हुआ था, जिसमें अब बोला गया दैट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। मतलब क्या होगा, अगर मैं एक SC/ST हूं और मैं जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूं, सो देयर इज नो नीड फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वेदर द मैटर ऑफ द केस इज ट्रू और फॉल्स। देयर कैन बी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। दूसरा चीज क्या था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जो है किसी भी टाइप का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है बिफोर मेकिंग अरेस्ट। तो यहां पर क्या है, अगर कोई SC/ST, इफ द पर्सन वॉक्स इन एंड आस्क्ड फॉर द FIR टू बी फाइल्ड, द FIR विल बी फाइल्ड विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड द पर्सन हुज नेम इज देयर, उसको जाना पड़ेगा जेल। उसके बाद उसको जो है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो जेल पक्का है, जेल जाना पड़ेगा। देन यू कैन गो एंड आस्क फॉर अ बेल एंड देन आप कोर्ट से रेमेडीज अपना ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, जेल आपको जाना पड़ेगा। और FIR जो है क्या होगा, FIR जो है आपका यहाँ पर, इट इज समथिंग, यस, जेल आपको जाना पड़ेगा। दैट इज वन थिंग, दैट इज 100%। एंटिसिपेटरी बेल ये सब जो है वो पॉसिबल यहाँ नहीं है। ओके। उसके बाद वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो NC/SC बना था आपका पहले। इसको जो है NC/SC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1990 में इसको दे दिया गया। और NC/SC को बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाइफरकेट कर दिया गया। या हुआ क्या था कि पहले NC/SC/ST होता था, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एक ही होता था। फिर बाद में ऐसा लगा कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग कमीशन की जरूरत है फॉर बेटर फोकस। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बाइफरकेशन ऑफ NC/SC एंड NC/ST हैड हैपेंड। NC/SC का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मॉनिटर करना सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लेजिस्लेटिव एक्ट्स। उसके साथ साथ ये इसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है कोई भी कंप्लेंट्स। सो इसके पास क्या होता है, सिविल कोर्ट का पावर होता है। तो बात करते हैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट के बारे में रिगार्डिंग SCs की बात नहीं कर रहे, SCs की हम बात कर रहे हैं। सो इनके पास 2 टाइप का मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। दिस इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एंड अ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। सो ये जो मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, दिस इज फॉर द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब 1944 से जो है
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं। सो प्री मैट्रिक में क्या होता है, मैट्रिक जो होता है 10th होता है। सो क्लास 10th के पहले पढ़ने के लिए जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, एससी स्टूडेंट्स की, उनको जो है 4,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच में उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, ताकि वो अपना प्री मैट्रिक पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर पाए। एंड चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स एंड गार्जियंस आर एंगेज्ड इन अनक्लीन एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन, तो यहाँ किसको बोल रहा है, मैनुअल स्कैवेंजर्स को टारगेट कर रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी ये भी है दैट मेजोरिटी ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स आर व्हाट, दे आर फ्रॉम द एससी कम्युनिटी, है ना। फंडिंग पैटर्न क्या है, 60-40 का स्प्लिट है, सेंटर 60% देता है, 40% स्टेट, बट वही हिमालयन स्टेट में 90-10 हो जाएगा, 90 सेंटर 10 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी में 100% सेंटर विदाउट लेजिस्लेचर। और अगर आप डिसेबल्ड है, एससी स्टूडेंट है, उसके साथ आप एक डिसेबल्ड एससी स्टूडेंट है, सो यू विल बी गेटिंग अ 10% एडिशनल अलाउंस। एंड सेंटर कब अपना शेयर देता है, जब स्टेट अपना शेयर पे करके डेटा अपडेट कर देता है। एज इन प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप में द स्टेट हैज टू पे फर्स्ट, एंड देन द स्टेट अपडेट्स द डेटा ऑन द पोर्टल, एंड देन द सेंटर रिलीजेस इट। इसमें अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने झारखंड में एक बहुत बड़ा स्कैम अनर्थ अनर्थ किया था, जिसमें 45-46 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ ट्राइबल स्कॉलरशिप्स दैट वाज मिसयूज्ड, एंड घोस्ट बेनिफिशियरीज जो है उनको बांट दिया गया था, ताकि आईएएस ऑफिसर्स और जो वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके खाते में आ जाए। उसके बाद एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से है, 1944 से। एन एनुअल इनकम शुड नॉट एक्सीड 2.5 lakhs, फोकस ऑन द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, एंड द टर्म्स आर सेम एज प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें क्या होता है, 10% आपको, अगर आप डिसेबल्ड है, एससी हैं डिसेबल्ड, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहां पर बढ़ जाता है, एक चीज क्या होती है कि प्री मेट्रिक में 8,000 रुपए तक आपको मिलता है, और पोस्ट मेट्रिक में 12,000 रुपए आपको जो है मिलता है, ताकि आप अपनी पोस्ट मेट्रिक हायर एजुकेशन जो है 12th तक की पढ़ाई वो आप कंप्लीट कर सकें। फिर एक स्कीम आता है जिसका नाम है श्रेयस। तो श्रेयस का फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स। और ये भी एससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें 4 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मींस 100% ऑफ द फंडिंग इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेंटर। इसमें क्या होता है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। सो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन ट्विटर, तो ट्विटर पे एक रोहिणी गारवी करके एक लड़की आती है, शी बिकेम वेरी पॉपुलर इन बिटवीन, वो स्विट्जरलैंड में उसने कुछ पढ़ाई की थी। सो ये जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके अंदर उसको 1.5-2 करोड़ रुपीस जो है उसका उसको मिला था स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए। एंड यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, लैंडलेस लेबरर्स, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, उनको जो जिनका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उनको बाहर पढ़ने के लिए बाहर के यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए सपोर्ट मिलता है। करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स दे कैन गेट। 30% अवार्ड इज रिजर्व फॉर विमेन। तो मतलब मिनिमम, दिस इज नॉट कि 30% से ज्यादा नहीं मिलेगा, मिनिमम 30% जो है वो विमेन को मिलेगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। एक और स्कैम हुआ था इसमें, that in Maharashtra they had tweaked the state level scheme, और उसमें नॉर्मल बच्चे ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स, सो मल्टीपल आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं वो गए थे 70-80 लाख रुपए का स्कॉलरशिप लेके बाहर पढ़ने। एंड दे वर नॉट एससीज एंड एसटीज, दे वर नॉट एससीज एंड एसटीज, पॉलिटिशियंस आईएएस ऑफिसर्स सारे गए थे। सो इसमें भी स्कैम हुआ था। एनीवेज, टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससीज, तो ये जो है टीसीएस स्कीम है, ये सेकंड इसका पार्ट है। एंड इट एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन टू एससीज बियॉन्ड क्लास 12th, जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख से। सो हमने देखिए, आप एक एससी स्टूडेंट है, आप गरीब स्टूडेंट है, तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो कौन थामेगा आपको। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, आपने 10th तक पढ़ाई कर ली, आपको 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, वट एवर इज द स्टाइपेंड आपको मिल रहा है। फिर क्या होगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 12th तक आपको 12,000 रुपए तक मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप जो है, अगर आपको आगे पढ़ना है, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन द श्रेयस प्रोग्राम, एंड दिस इज फॉर एससी स्टूडेंट्स। इसमें नेशनल ओवरसीज ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में हर साल 125 बच्चों को पैसा दिया जाता है, बाहर पढ़िए।
बाहर पढ़ने में ऑब्वियसली पैसा खर्चा बहुत है, तो उनको रहने खाने का खर्चा, तो एवरी स्टूडेंट ही और शी कैन गेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़। नहीं, मैं बताता हूँ अब श्रेयस के बारे में। सो 125 सीट्स है ना, तो उसमें से 115 आर फॉर एससीज। तो ये किसके लिए हो गया? प्रेडोमिनेंटली कहना इसे एससीज। 125 में से 115 तो एससी के लिए हो गया, एसटीज के लिए अलग है। लेकिन श्रेयस के जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, दिस इज प्रीडोमिनेंटली फॉर द एससीज। उसके बाद इसमें से 6-7 जो है पीवीटीजीज और ट्राइबल्स के लिए है, और 4 आर्टिजन्स के लिए और एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए। सो अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, सो यू कैन टेक दिस, एंड द गवर्नमेंट गिव्स यू अ गुड स्कॉलरशिप, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 करोड़ रुपीज दे विल गिव यू। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जहां पढ़ने जा रहे हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, इस टाइप का होना चाहिए। ओके। नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, तो ये अगर आपको एमफिल और पीएचडी करना है, सो एमफिल ये आज के डेट में सिर्फ पीएचडी होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इफ यू रिमेंबर एनईपी 2020 हमने पढ़ा था ना, एमफिल इज नाउ खत्म हो गया है ना। सो पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा। तो जो जेआरएफ नेट निकाले हुए हैं, या आपने सीएसआईआर का कोई एग्जाम निकाला है, सो यू आर एलिजिबल, यू आर एन एससी स्टूडेंट, तो आपको जो है फेलोशिप मिलेगा यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी में। साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस रिलेटेड पीएचडी आप कर सकते हैं। पहले एमफिल था, एमफिल अब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हटा दिया। फ्री कोचिंग स्कीम देते हैं, जो फोर्थ कंपोनेंट है श्रेयस का। दिस इज फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट। तो ये कहाँ पर है? तो जामिया वगैरह में आपने देखा होगा, जामिया हो गया, अंबेडकर स्टडी सर्कल, ये सारे जो है, इसमें क्या होता है, स्टेट वाइज जो है वहां पर एससी स्टूडेंट्स को रेसिडेंशियल कोचिंग दी जाती है, जहां पर उनको रूम वगैरह और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके साथ टाई अप करके उनको कोचिंग दी जाती है। तो यहाँ पर एससी, एसटी, विमेन और ओबीसी, उनके लिए होता है। एंड सर्टेन केसेस माइनॉरिटीज के लिए भी होता है। ठीक है। सो इसमें टोटल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। तो आपको एक एसी रूम प्लस बुक्स खरीदने का पैसा, ये सारी चीजें आपको दी जाती है। रेशियो ऑफ एससी एंड ओबीसी क्या होना चाहिए? 70:30, मतलब 70% बेनिफिशियरी हैज टू बी एससी एंड 30% बेनिफिशियरी हैज टू बी एसटी। टोटल सीट्स में 30% विल बी रिजर्व फॉर विमेन। सो ये हर केस में है। आप देख रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है, व्हाट वी आल्सो हैव इज दैट यहाँ पर कोई भी ऐसा एससी स्टूडेंट जिसके 50% से नंबर कम आए हैं, उसको नहीं लिया जाएगा। मतलब 50% इज द बेयर मिनिमम, जहां पर उसके ऊपर वाले ही एससी स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन इन नो केस 50% से कम लाने वाले को डाला जाएगा। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर एससी स्टूडेंट्स क्या क्या है? तो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अब हम स्टूडेंट से हट गए, सॉरी, एजुकेशन इज ओवर। अब हम नॉर्मल एससी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की। तो 1979 में इसको बनाया गया था, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। और इसमें हु इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर? द स्टेट। 51% इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर। स्टेट के पास मेजोरिटी शेयर्स होता है, तो ये कॉर्पोरेशन है, कंपनी टाइप की है अंडर द कंपनीज एक्ट। और सेंटर के पास 49% होता है। तो हु इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर? द स्टेट इज द मेजोरिटी। और मेन फंक्शन क्या है? एलिजिबल एससी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप या ये सारी चीजों में हेल्प करना, क्रेडिट सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनका रीपेमेंट लाइबिलिटी को रिड्यूस करना, है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये सारी चीजें देना। तो हर स्टेट्स का अपना शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, जहां मेजोरिटी शेयर होल्डर इज द स्टेट अलॉन्ग विथ द सेंटर हु इज द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। उसके बाद जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट्स अ कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 कंपनी, एंड इट प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स टू दी एससी फैमिलीज। और इनकम लिमिट क्या है? 3 लाख रुपए। सो अगर आपका एज अ फैमिली 3 लाख रुपए इनकम से कम है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सपोर्ट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एससी डीसीएस। ओके। एंड द एनएससी FDC. What is NSC FDC? This is the National Schedule Caste Finance and Development Corporation। 3 लाख से आपकी अगर इनको इनकम है, उससे कम है अगर, तो आपको जो है स्किल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, ये सारी चीजें मिलती है। उसके बाद पीएम अजय। व्हाट इज दिस? पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ 3 स्कीम। तो 3 स्कीम्स पहले अलग अलग चलते थे, उनको मर्ज करके पीएम अजय बना दिया गया। ये याद रखिएगा।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। और इसमें कौन कौन से तीन स्कीम्स थे? पीएम आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। छात्रावास मीन्स, फॉर दोज हु डोंट नो मच ऑफ हिंदी, तो छात्रावास इट का उसका मतलब था हॉस्टल। ओके। और बाबू जगजीवन राम कौन है? ही इज अ डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वॉर। ही इज द फादर ऑफ स्पीकर मीना कुमार। ओके। जो मीना कुमार थी उनके वो स्पीकर है बिहार से। एंड ही वॉज अ दलित आइकन। तो ये जो बाबू जगजीवन राम है, वॉज अ दलित आइकन, इसीलिए इनके नाम पे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है वो बनाया गया था। और ये क्या करना चाह रहा है पीएम अजय? पीएम अजय जो है, इट वांट्स टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेज। तीन कंपोनेंट है पीएम अजय के, कौन कौन से? आदर्श ग्राम, जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एससी विलेज होगा। अगर आपके विलेज का 40% से ज्यादा एससी पॉपुलेशन है, सो इट मींस योर विलेज इज एलिजिबल, और वहां पर जो है बेसिक फैसिलिटीज, उसको क्लस्टर डेवलप करना, ये सारी चीजें आपके विलेज में होगी। उसके बाद ग्रांट्स इन एड, जहां जो आपका एससी पॉपुलेशन है उसका जो इनकम है उसको इंक्रीज करना बाय लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, उनको सिखाया जाएगा, एसएचजीज में इंटीग्रेट किया जाएगा, और उनको बेटर तरीके से जो है नई नई चीजें, स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी। और थर्ड हॉस्टल कंपोनेंट है, जो अभी हमने देखा बाबू जगजीवन राम छात्रावास, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों किया गया इसको? ताकि जो ड्रॉप आउट रेट्स है एससी स्टूडेंट्स का, स्पेशली एससी गर्ल्स का, सो एससी आर डिसएम्पावर्ड, लेकिन उसमें भी एससी गर्ल्स आर मोर डिसएम्पावर्ड। तो उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स है, ताकि जो ड्रॉप आउट्स है वो ज्यादा ना हो। ओके। ऑल राइट। वी डिड नॉट। हम बात करते हैं ट्राइबल अफेयर्स के बारे में। सो मोटा, मोटा याद होगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये आपका 1999 में सेटअप हुआ था। इसमें पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता था, उसके बाद इसको अलग से कर दिया गया था। सो फिफ्थ शेड्यूल जो है आपका, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244 क्लॉज 1, इट डिफाइंस शेड्यूल्ड एरियाज एज व्हाट? सच एरियाज एज प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर। ओके। विथ कंसल्टेशन विद द गवर्नर। तो दो आपके शेड्यूल्स होते हैं विच आर देयर फॉर द ट्राइबल्स। एक है आपका फिफ्थ शेड्यूल, और एक है आपका सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल इज ओनली फॉर फोर स्टेट्स एएमटीएम। व्हाट इज एएमटीएम? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चार स्टेट्स हैं। और फिफ्थ शेड्यूल इज फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, इसमें जो 10 स्टेट्स आ जाते हैं आपके। और ये जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारा है। पहले बिहार भी होता था, बाद में जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार जो है इट नो लॉन्गर नीडेड टू बी इन दिस। ओके। सो क्राइटेरिया क्या है अगर मैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर किसी स्टेट को डिक्लेयर करना चाहूँ? सो देयर हैज टू बी ट्राइबल पॉपुलेशन इन दैट स्टेट। वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होना चाहिए, सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुक। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट द मिनिमम हैज टू बी ताल्लुक, है ना। जिसमें उन्होंने गलत ऑप्शन किया था, चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट भेजता है। चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट नहीं भेजता प्रेसिडेंट को, गवर्नर भेजता है, अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन। तो उसमें यही पूछा गया था। कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ एरिया। सो इसमें जो है सेकंड स्टेटमेंट इज अ पीवाईक्यू 2023। उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो चार केसेस हैं, चार आपको जो है क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज, ताल्लुक तक हो सकता है, कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू आर लंपिंग अ वेरी बिग एरिया। और ऐसा तो अगर मैं आधा इंडिया को बोल दूं कि ठीक है ये पूरा एरिया फिफ्थ शेड्यूल होगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, लेकिन फिर वैसे प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होना चाहिए। ओके। Specification of schedule area in relation to a state is done by a notification order of president after consultation with the state government, and same applies to altering, increasing, decreasing and incorporating new area or rescinding any orders relating to schedule areas. तो अगर किसके पास पावर है अंडर फिफ्थ शेड्यूल ऑल्टर करने का, बाउंड्री इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, नया एरिया इनकॉर्पोरेट करने का, हटाने का? द प्रेसिडेंट हैज द पावर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। इसको मत भूलिएगा, 2023 का क्वेश्चन है ये।
आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर रिमेम्बरिंग दैट, एक बार जाके देख लीजिएगा, पॉलिटी जो मैंने भेजा डॉक्यूमेंट उसमें जरूर होगा। हम बात करते हैं सिक्स शेड्यूल के बारे में। अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2, अभी तक हम किसका बात कर रहे थे, फिफ्थ शेड्यूल विच वाज 244 क्लॉज 1। अब हम बात कर रहे हैं 244 क्लॉज 2, जिसमें हम सिक्स शेड्यूल पे आ गए। तो चार स्टेट्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये चार स्टेट्स के सर्टेन ट्राइबल एरियाज जो है, वहां पर डिस्टिंक्ट कल्चर जो है वो देखने को मिला। तो प्रोटेक्शन ऑफ दैट डिस्टिंक्ट कल्चर के लिए ये चार स्टेट में अलग से सिक्स शेड्यूल का आया था। विच स्टेट वांट्स टू कम अंडर सिक्स शेड्यूल? Which of the following states want to come under the sixth schedule? It is Arunachal. अरुणाचल रिसेंटली न्यूज में आया था दैट अरुणाचल प्रदेश जो है इट ऑल्सो वांट्स द सिक्स शेड्यूल स्टेटस। ओके, सो ये ट्राइबल एरियाज जो है एंड प्रोवाइड्स डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल फॉर सच एरियाज। तो इसमें जो है दो चीजें याद रखिएगा। फिफ्थ शेड्यूल में जो है क्या रहता है आपका, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, टैक होता है, याद है हमने पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद जो है सिक्स शेड्यूल में क्या होता है, यू हैव द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल। यू आर एबल टू हियर मी? यू आर एबल टू हियर मी नाउ? ओके, आई आई होप आई एम ऑडिबल। बता देना अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना, जस्ट लेट मी नो। सो एक चीज मैंने बताई थी कि टैग है आपका। सो टैग किसके अंदर आता है, सिक्स शेड्यूल या फिफ्थ शेड्यूल के अंदर? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इट कम्स अंडर द फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल? इट कम्स अंडर फिफ्थ शेड्यूल, बहुत बढ़िया। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल आपका आ जाता है सिक्स शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, एडवांटेज ऑफ शेड्यूल एरियाज आर दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट विच हैज शेड्यूल्ड एरियाज इज empowered टू मेक regulations in respect of prohibition or restriction of transfer of land, okay, transfer of land and regulation business of money lending to members of scheduled tribes। yes, इसमें होता है ना, गवर्नर दोनों तरफ करता है। इन द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज गवर्नर डज इट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर के पास ज्यादा पावर किसमें होता है, फिफ्थ में होता है या सिक्स में होता है? गवर्नर हैज मोर पावर इन विच केस, फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल? इन केस ऑफ सिक्स्थ, ओके, सिक्स शेड्यूल के समय ज्यादा पावर होता है। सो इट रेगुलेट्स बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। तो एक चीज यहां ध्यान से समझिए, कोई भी शेड्यूल एरिया है वहां पर दो चीजें हैं। एक है लैंड ट्रांसफर, यस, यू आर करेक्ट। एक है लैंड ट्रांसफर और एक है मनी लेंडिंग। तो लैंड ट्रांसफर और जो मनी लेंडिंग है, ये दोनों अगर कोई भी पार्लियामेंट का ऐसा एक्ट है या कोई भी ऐसा एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का विच इज इम्पैक्टिंग लैंड ट्रांसफर एंड मनी लेंडिंग ऑफ द इन द ट्राइबल एरियाज, तो गवर्नर उसको मॉडिफाई या उसको प्रोहिबिट कर सकता है फ्रॉम बीइंग इम्प्लीमेंटेड। नॉट ऑल द लॉज, not all the laws, please remember this, only laws which are talking about land transfer and money lending, because अगर हम देखेंगे, मैंने ये आपको पहले बताया था that tribals के alienation का सबसे बड़ा रीजन यही था, मनी लेंडिंग एंड देन लैंड एलियनेशन। And governor may repeal or amend any act of parliament or legislature of state which is applicable to area in question in respect of transfer of land and regulation of money lending। And governor shall annually or whenever required by president make report to the president। तो हर साल रिपोर्ट, यही था क्वेश्चन, याद आया? यहां पर गवर्नर की जगह सीएम यूपीएससी ने लिख दिया था 2023 के पेपर में। सो ये सीएम गलत था ऑप्शन। सो इट इज द गवर्नर हु शैल मेक अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। Executive power of union shall extend to giving directions to states regarding administration of such areas। So यहाँ पर यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप जो है यहाँ पर इस एरिया में करें। नहीं कर मानेगा स्टेट तो क्या होगा, स्टेट को डायरेक्शंस दिया गया बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है। यस, एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल 365?
दिस इज एक्चुअली आर्टिकल 365, जहां पर इफ अ स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द यूनियन, इन दैट केस यहां पर क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 356 विल लीड टू व्हाट? विल दिस लीड टू आर्टिकल 356? Will Article 365 in this case lead to 356? Yes, the answer is yes. क्योंकि यहां पर किसके कहां से पावर आ रहा है? किसी ने दिया तो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, किसी आदमी तो दिया नहीं है। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन को पावर दे रहा है, सो इट मीन्स दैट अगर वो नहीं मान रहा है स्टेट, तो 365 पहले लगेगा और इट विल लीड टू 356। ओके, ठीक है। तो एक और वही चीज मैं बोलूंगा दैट अगर इस बार 80 नंबर 75 नंबर ऐसा कुछ आया है आपको, एंड यू हैव मिस्ड इट बाय 10 मार्क्स और समथिंग, सो यू आर वेरी क्लोज। बट एक यही रिक्वेस्ट है, पॉलिटी में कुछ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो अनफॉरगिवेबल है। और ऑब्वियसली अगर 2023 जैसा पेपर आ जाता है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर नॉर्मल पेपर आ रहा है, इंसानों ने अगर बनाया है उस पेपर को, तो उसमें पॉलिटी में गलती माफी नहीं है। ओके, क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? ओके, ऑल राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, अब ठीक आ रही है? ऑल राइट, आगे चलते हैं। सो फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरियाज है, वहां पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है, दैट शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज। एंड टैक जो है वो क्या करेगा? इट शैल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ एसटीज इन दैट स्टेट। ये चीज समझ में आई आपको? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से, और यू वर एबल टू हेयर मी? हेलो। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में टैग बनेगा, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में टैक बनेगा, दैट इज द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। लेकिन क्या नॉन फिफ्थ शेड्यूल एरिया में बन सकता है? नॉन फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में बन सकता है? द आंसर इज यस। अगर किसी नॉन फिफ्थ शेड्यूल एरिया में इनफ, ओके, इट कैन ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड इन एनी स्टेट जहां पर सिग्निफिकेंट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वहां पर भी टैग बन सकता है। ओके, दैट इज द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। और इसमें 20 मेंबर्स होंगे, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, एज इन मैक्सिमम 20 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3/4 मेंबर्स विल बी ST MLAs ऑफ दैट स्टेट, जो उस स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व से आते हैं। यस, डिस्क्रिशनरी पावर आप कह सकते हो। डिस्क्रिशनरी इज इट डिस्क्रिशनरी एज सच, कि या ये ऑन दी एडवाइस होगा ना, एड एंड एडवाइस, दिस विल कम अंडर एड एंड एडवाइस, है ना। सिक्स शेड्यूल कहने के लिए डिस्क्रिशनरी है, कहने के लिए डिस्क्रिशनरी है। तो सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 इट आइडेंटिफाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये याद होगा आपको, AMTM से याद रखिएगा। ऑल्सो इट मेक्स प्रोविजन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑटोनोमस रीजन्स विद इन दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या है? AMTM जो है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्या ये सारा एरिया पूरा आसाम सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है? डज इट कम? नहीं, सर्टेन एरियाज आता है। कौन कौन सा? आसाम में नॉर्थ काशार हिल्स, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड। मेघालय में खासी जैंतिया गारो हिल्स। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में चकमा, मारा और लाई डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है, दे आर एम्पावर्ड टू मेक रूल्स विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नर with regards to matter like establishment, constructions or management of primary schools, cattle, dispensaries, fisheries, road transport, waterway, और कुछ भी ऐसा चीज है which is deemed fit for them, तो उनका जो उसका जो पावर है इनको दे दिया जाता है। और कहां पर इनका पावर है? क्या मिनरल्स में इनका पावर है? मिनरल एक्सप्लोरेशन में you need permission of these district councils, then only you can do it. Yes, the councils have also been conferred powers under civil procedure code and criminal procedure code। तो CRPC और CPC के अंदर इनको दिया गया पावर कि certain, not all, but certain offenses में they can work as a court। okay, and they can also work, जो आपका autonomous district council है,
They can also work as a revenue authority for collection of revenue in their area and the management of natural resources. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके, वेट अ मिनट। इसके पहले वाला समझ में आ गया? जो मैंने बोला था सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इनके पास, या मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार? और एज अ रेवेन्यू अथॉरिटी भी काम कर सकते हैं और अपना नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। उसके पहले मैंने ये बोला कि प्राइमरी स्कूल्स, कैटल डिस्पेंसरीज, फिशरी, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो लोकल बॉडी लेवल पे होता है, वो भी इनके पास होता है, और गवर्नर अगर डीम करता है सर्टेन इश्यूज तो इनको दे सकता है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है यहां तक? इसके पहले तो सारा क्लियर है ना? मिजोरम, लाई डिस्ट्रिक्ट, चकमा, मोरा सब याद हो गया होगा, है ना? ठीक है। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एज एसटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। टर्म शेड्यूल ट्राइब जो है, क्या ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। द आंसर इज यस। द टर्म शेड्यूल ट्राइब इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द सिंपल आंसर इज यस। बट बट आई थिंक सौम्या हैड आस्क्ड ये ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंशन्ड है ना? सो आई थिंक यू वांटेड सम थिंग। तो यहां ध्यान से समझिए, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन, तो क्या ये लॉजिकल डेफिनेशन है? क्या एक ऐसा चीज है जिससे आपको पता चल जाता है हु इज द शेड्यूल्ड ट्राइब? अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि द डेफिनेशन इज देयर इन 366 क्लॉज 25, लेकिन डेफिनेशन इतना नॉन सेंसिकल है, ये कह रहा है एनी पर्सन इज और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब हु इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342। कुछ सेंस बना इसका? कुछ सेंस बना? 366(25) क्या बोल रहा है? कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन शेड्यूल्ड ट्राइब है इफ ही इज सो डिफाइंड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342। ओके, तो यहां पर ये नहीं बता रहा है कि दे शुड बी हैविंग दिस अमाउंट ऑफ लिटरेसी और व्हाट नॉट। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ यही बोल रहा है दैट ओके आई एम डिफाइनिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। सो अगर यूपीएससी आपसे पूछती है इज द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल से यस और नो। यू विल से यस। मेरे को यही से मतलब है, मेरे को ये नहीं मतलब है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्वेश्चन अगर आ रहा है, स्पेशली 2023 लेवल का पेपर आ रहा है, तो डिफिनेशन तो है ना, कितना भी नॉन सेंसिकल हो, डिफाइंड है, ये समझिएगा। दूसरी चीज समझिए कि 342 कहता क्या है। इसमें यह कहता है कि प्रेसिडेंट मे विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर नोटिफाइड ट्राइब्स एज पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कैसे होगा? 342 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करेंगे, या सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट को बनाएंगे इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ये क्या एनुअल एक्सरसाइज है? 5 साल पे होता है, 10 साल पे होता है? ये कब होता है? ये जो नोटिफिकेशन है, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, क्या कोई मुझे बता सकता है? दिस हैज हैपेंड ओनली वंस। कभी भी नहीं, ओनली वंस। एक बार हुआ था 1950s में, दैट्स इट। एक बार हुआ था। नहीं नहीं, दैट्स प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इज ओनली वन, ये समझिए आप। आर्टिकल 342 क्लॉज 1 जो है उसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जिससे लिस्ट बन रहा है ना आपका शेड्यूल्ड ट्राइब का, हु इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ पर्टिकुलर स्टेट और नॉट, दैट हैज ओनली हैपेंड ओनली वंस। उसके बाद कैसे, अगर किसी दूसरे शेड्यूल्ड ट्राइब को इस लिस्ट में डालना है, उसके बाद पार्लियामेंट, गौरी हैज गॉट इट, उसके बाद पार्लियामेंट करेगी। प्रेसिडेंट का काम एक बार, राजेंद्र प्रसाद के टाइम में और वेन एवर इट हैड हैपेंड, एक बार उनका काम था कि एक लिस्ट बनाइए, और उसका जो ओमिशन, एडिशन, ये फिर किसकी जिम्मेदारी हो गई? ये फिर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी हो गई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं है तो फिर से पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 गवर्नर्स के साथ कंसल्ट करके एक प्राइमरी लिस्ट बनाई। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक प्राइमरी लिस्ट बनाई जिसमें सारे इनिशियली जो आपके इंडिपेंडेंस के बाद जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे,
अब अगर उसमें से आपको निकालना है, उसके बाद आपको किसी को ऐड करना है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया? पार्लियामेंट का। सो द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हैज हैपेंड ओनली वंस, एंड आफ्टर दैट इट हैज कम टू द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एस सी एस टी का लिस्ट, सॉरी एसटी का लिस्ट आया शेड्यूल ट्राइब का, लेकिन उसमें किसी को अगर ऐड करना है, किसी को ओमिट करना है, वो किसका आएगा? यस, आफ्टर रिलीजिंग द लिस्ट, पार्लियामेंट गॉट द पावर ऑफ addition, omission and modification. Did you understand this? Okay. In terms of Article 342, Clause 1, only those communities who have been declared such by President through an initial public notification. अब समझ में आया? Initial मतलब सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट साहब ड्यूरिंग द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट एंड द थिंग्स हैपेंड, तो एक बार सिर्फ, ओनली वंस, इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन, दे विल बी कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। एनी फर्दर अमेंडमेंट इन द लिस्ट इज टू बी डन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये समझ में आया? अब कोई भी अमेंडमेंट होगा लिस्ट में, वो कौन करेगा? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, दिस विल हैपन वाया द पार्लियामेंट। ओके। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज स्टेट स्पेसिफिक। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मीना लोग राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब है, सो इट डजंट मीन दे विल बी शेड्यूल्ड ट्राइब इन बिहार एज वेल। अगर कोई बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब है तो हो सकता है वो बाद में ना हो। देयर वाज दिस गाय, हम लोग के ही ग्रुप में था लास्ट ईयर, ही यूज्ड टू कम टू द क्लासेस आल्सो। सो जनरल कैटेगरी था, जनरल कैटेगरी था, तो हुआ क्या कि उसका एरिया जो है वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आ गया, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज एन एसटी। तो थोड़ा सा दो माइंड में था कि क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आई सेड कि इट्स योर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ले लो। दिस टाइम ही अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट क्वालिफाई, बट इंटरव्यू तक चला गया था। और तो इसमें क्या स्टेट स्पेसिफिक है, था मेरे ही कम्युनिटी से, लेकिन था कहाँ से? जम्मू से था। ओके। सो स्टेट स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्टेट स्पेसिफिक होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। So community declared ST in one state need not be so in another. Scheduling and descheduling of tribes. So what are the criteria ताकि आपको एक scheduled tribe बोला जाए? So indication of primitive traits, distinctive culture होना चाहिए आपका, shyness of contact with community at large. You should be shy as a community. ऐसा नहीं है कि you are घुल मिल रहे हैं आप नॉर्मल लोगों से और फिर आप अपने आप को शेड्यूल ट्राइब बता रहे हैं। देयर हैज टू बी सम डिग्री ऑफ शाइनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन शुड बी देयर, एंड दीज क्राइटेरियाज आर नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज रिमेंबर दिस। I'll just ask a question. Who is an ST? Is it defined in the constitution? Yes or no? Just let me know. Is the criteria adopted for specifying a community as ST defined in the constitution? The answer is no. Who is a ST? Who is an ST according to the constitution? Anybody who is declared so under Article 342. बट व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड? वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है 1931 सेंसस से, जो ब्रिटिश टाइम में हुआ था। व्हाई इज 1931 सेंसस सो इंपॉर्टेंट? क्या उसके बाद कुछ हुआ था क्या? कम्युनल अवार्ड्स आया था, कम्युनल अवार्ड्स 1932, रैमसे मैकडोनल्ड्स, पूना पैक्ट। दैट इज व्हाई 1931 सेंसस फ्रॉम द ब्रिटिश डेज इज सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कालेलकर कमीशन, वहां से लिया गया है शाइनेस वगैरह जो है वो देख के। उसके बाद लोकुर कमिटी, विच वाज द एडवाइजरी कमिटी ऑन द रिवीजन ऑफ एस सी एस टी लिस्ट। सो एक चीज है, पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से किसी को आप निकाल सकते हैं इसमें से। थियोरिटिकली यू कैन रिमूव समबडी, द पार्लियामेंट हैज द पावर। थियोरिटिकली यस, पॉलिटिकली नो। दंगे हो जाएंगे, है ना? Theoretically, yes. Politically, no. Okay, so keep this in mind. When a person claims ST status, he may profess any religion. Now, why is this important? क्या एक SC पर्सन शेड्यूल कास्ट दूसरा रिलीजन ले सकता है एंड स्टिल अवेल द रिजर्वेशन? SC, आई एम टॉकिंग अबाउट SC शेड्यूल कास्ट। क्या एक SC आदमी
क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके स्टिल कैन क्लेम, तो वो छुपाते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आई थिंक देयर इज आल्सो दिस केस जिसमें एक एससी आईपीएस ऑफिसर थे आंध्र प्रदेश के, तो उनके घर से फोटो आई थी, तो उनके पीछे जीसस का फोटो था। So everybody started pointing कि this guy claims his kids are also claiming SC status. So if they are ये तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ST में लिखा हुआ है that you can profess any religion. Why is this so? Because the reason is कि by the time the independence had happened, majority of the scheduled tribe had already converted into Christianity, one part. The second part is that majority of the scheduled tribe had their own religion, which was somewhat distinct from Hinduism. जैसे सरना सरना रिलीजन याद है, हमने बात की थी, श्रमनिज्म, सरना, सरनाइज्म, ये सारी चीजें। सो इट इज डिफरेंट, सो दैट इज वाई रिलीजन एसटीज के लिए, ध्यान से समझिए, एसटीज के लिए रिलीजन क्राइटेरिया नहीं है। दे कैन बी ऑफ एनीथिंग, क्योंकि एक तो क्रिश्चियनिटी, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस आया, ऑलरेडी वो चीज चली गई थी। दूसरा चीज क्या है, एससीज का क्या है, वाई आर एससीज आर गिवन दिस? पूना पैक्ट के पास जाओ, ट्राई टू गो बैक। पूना पैक्ट में क्या था, ताकि हिंदू फोल्ड में रह के उनका एमेंसिपेशन हो पाए। हिंदू फोल्ड में रह के यही था ना कि एससीज को दिया जाएगा जो ये रिजर्वेशन, सो दैट दे रिमेन इन द हिंदू फोल्ड। तो इसीलिए क्या एससीज कन्वर्ट करके स्टिल कैन दे क्लेम, कैन द एससीज क्लेम रिजर्वेशन? नहीं हो सकता। लेकिन एसटीज, एक तो उनका डिस्टिंक्ट रिलीजन है बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, जैसे सरनाइज्म हमने बात की थी। दूसरा क्या है, क्रिश्चियनिटी का इंपैक्ट है। प्लस द एसटीज ऑफ लद्दाख एंड द हिमालयन रीजन्स, दे आर बुद्धिस्ट्स, है कि नहीं? सो इसीलिए रिलीजन नहीं। और एससीज में क्यों है ये क्राइटेरिया? बिकॉज अगर आप पूना पैक्ट देखेंगे तो पूना पैक्ट में क्या बोला गया था कि एससीज का इमेंसिपेशन शुड बी विद इन द हिंदू रिलीजन। ओके, यहां पर समझिए कि अगर आप टेम्पररली लाइवलीहुड के लिए या पढ़ाई के लिए बाहर चले गए अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस से, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम द एसटी स्टेटस बैक इन योर स्टेट। मान लो सपोज यू आर अ, लेट अस से, अ ट्राइबल फ्रॉम राजस्थान एंड यू हैव गॉन टू वेस्ट बंगाल फॉर स्टडी, और उस समय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन या पार्लियामेंट का एडिशन हुआ, तो यू कैन क्लेम एसटी स्टेटस बैक इन राजस्थान। एंड नेशनल लेवल एग्जाम पे तो एसटी आप बन ही जाएंगे, स्टेट लेवल एग्जाम में ले सकते हैं। अगर टेम्पररली गए हैं, परमानेंट चले गए हैं आप, ऐसा है कि 50-60 साल से आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग राजस्थान में जाके ले लेंगे वापस। टेम्पररली ऐसा है कि आपने एडमिशन ले लिया वेस्ट बंगाल के किसी बीटेक कॉलेज में, और तभी आपके कास्ट को जो है या आपके ट्राइब को एसटी स्टेटस मिल गया, देन यू कैन से हाँ मैं तो यार 2 साल पहले ही आया हूं इधर फॉर माई लाइवलीहुड। बट इफ यू हैव परमानेंटली शिफ्टेड विथ योर फैमिली और जनरेशन से आप कहीं और रह रहे हो, बट योर रूट्स लेटस से आर फ्रॉम XYZ स्टेट जहां पर एसटी स्टेटस डिक्लेयर हो, तब नहीं क्लेम कर सकते। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है कि अगर आप एक SC, OBC, जनरल कैटेगरी के लोग आदमी हैं, और आपने शादी कर ली किसी एसटी महिला से या किसी एसटी ये आदमी से, है ना? सो उस केस में क्या होगा, विल यू ऑल्सो कैन यू ऑल्सो क्लेम एसटी स्टेटस? सो द आंसर इज नो, इन दैट केस यू कैन नॉट क्लेम। उल्टा हो सकता है, उल्टा मतलब कि अगर एसटी ने किसी SC, OBC, जनरल से शादी कर ली, तो विल ही और शी लूज द एसटी स्टेटस? द आंसर इज देन ऑल्सो नो। सो समझिए ये, अगर देर इज अ पर्सन A and that person is, let us say, a general category person, and then there is a person B who is an ST scheduled tribe, अगर दोनों की शादी हो जाती है तो A person will still remain general, B person will still remain ST। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। National Commission for Scheduled Tribe, it was set up in 2004 by inserting the Article 338A। और इसका जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, चेयरमैन इज इसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया है, वाइस चेयरमैन को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक दिया गया है, और जितने भी मेंबर्स हैं NCST के, दे हैव बीन गिवन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मेन ड्यूटी ऑफ NCST क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना ऑल द
प्रोविजंस फॉर द सेफ गार्ड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसके साथ साथ इनको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, तो ये समन कर सकते हैं, दे कैन आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, दे कैन आस्क अ पर्सन टू कम एंड डिस्पोज इन फ्रंट ऑफ देम। उसके साथ साथ जो है अपना रेगुलेशंस रूल्स जो है ये खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ट्राइबल सब प्लान की बात करते हैं। सो ट्राइबल सब प्लान बहुत पहले 1972 में डेवलप हुआ था। ऑलराइट, बाय एक्सपर्ट कमिटी सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर फॉर रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। और ये पहली बार कहाँ डेवलप हुआ था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, सो यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पर यूपीएससी ने फिनेंस के बारे में पूछा था, दैट फिनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहले कौन से फिफ्थ ईयर प्लान में आया था। तो उसी तरीके से ट्राइबल सब प्लान किस में आया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था, 1972 में डेवलप हुआ था, ये याद रखिएगा। Funds provided under this plan should be equal to proportion of ST population in the state. So, suppose for example, a state has a very large amount of ST population, so they will be getting a larger chunk of money under this tribal subplan for the development and of the tribal population. NSTFDC, what is this? National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर फंक्शन करता है। और ये कंपनीज एक्ट के अंदर, जैसे एनएससी एफडीसी याद है, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए था। ये एनएसटी एफडीसी है, एंड दिस इज फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शेड्यूल ट्राइब्स, जिनका लिमिट क्या है इसमें? आवाज आ रही है? एनएससी एफडीसी ऊपर हमने पढ़ा था, जो शेड्यूल कास्ट का फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था। तो उसी तरीके से एनएसटी एफडीसी है, जहां पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर लाया गया है, और कंपनीज एक्ट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, और इट एक्सटेंड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु हैव एन एनुअल इनकम अप टू डबल द पोवर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन के डबल अगर आपका एनुअल इनकम है, टिल देन यू कैन क्लेम बेनिफिट्स अंडर द एनएसटी एफडीसी, दैट इज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोमिनेंट स्कीम्स क्या क्या है एनएसटी एफडीसी का। सो टर्म लोन आपको देता है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, सुविजन आदिवासी महिला, ट्राइबल विमेन। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, शिक्षा ऋण मीन्स एजुकेशन लोन, ओके। माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर एसटी प्रोमिनेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जहां एसटी मेंबर्स होते हैं, तो उनको माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स ये करता है एनएसटी एफडीसी। ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एम्पावरमेंट स्कीम, टीक ग्रोवर स्कीम। तो टीक याद है? विच काइंड ऑफ दिस इज डेसीडुअस एवरग्रीन, किस टाइप का ये पौधा है? डेसीडुअस, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर एसटीज की अगर हम बात करें, सो प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कीम जैसे एससीज का था, उसी तरीके से एसटीज को भी दिया जाता है। नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप स्कीम सेम, ये एसटी प्रोमिनेंट है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें यह था कि 125 में से 115 एससीज के लिए रिजर्व थे, और सिर्फ एसटीज के लिए 7-8 थे। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, वो अपना अलग से नेशनल ओवरसीज ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है वो चलाता है। और ऑल ऑफ देम आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मींस 100% ऑफ द मनी विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर। फिर आता है आपका क्या? ट्राइफेड। सो व्हाट इज ट्राइफेड? दिस इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। तो आपने ये सुना होगा एमएसपी फॉर एमएफपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो एमएसपी फॉर एमएफपी जो है, दिस इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आता है? टेंडू लीव्स आता है आपका, जो बेरीज आता है, ऑल दीज थिंग्स, बैम्बू, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। सो उस केस में क्या होता है? हु कलेक्ट्स दिस? महुआ, वेरी गुड। कलेक्ट कौन करता है? इट इज कलेक्टेड बाय द ट्राइबल्स। तो उनके लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाया ट्राइफेड ये चलाने की कोशिश करता है एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इट अनाउंसेस फॉर एमएफपी, बट दिस इज नॉट लाइक द एमएसपी विच इज अनाउंस्ड बाय द सीसीईए एंड द सीएसीपी रेकमेंड्स। वो बहुत हाई लेवल पे होता है, एंड दिस इज ऑन अ वेरी मिनिस्ट्री लेवल, ओके।
And TriFed was set up in 1987 as a national level apex body under the Multi-State Cooperative Society Act. और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए। लीगली गारंटीड कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट स्कीम। नाइदर इज एमएसपी, नॉर्मल एमएसपी जो 23 क्रॉप्स के लिए होता है वो भी लीगली गारंटीड नहीं है। ओके। पीएम जनजातीय विकास मिशन, तो ये क्या कर रहा है, इट सीक्स टू अचीव लाइवलीहुड ड्रिवन ट्राइबल डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 5 years, 5 साल में जो है लाइवलीहुड ड्रिवन ट्राइबल डेवलपमेंट, ताकि ट्राइबल्स को खुद से सिखाया जा सके दैट दे कैन अर्न देयर ओन मनी। एंड इट ऑपरेट्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ वन धन ग्रुप्स। वन धन, व्हाट इज वन? वन मीन्स फॉरेस्ट, धन मीन्स ट्रेजर, ओके यू कैन से, या पैसा, है ना। सो वन, वन धन क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। हु हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन धन केंद्रस, तो ये जो ट्राइबल्स हैं ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन, एक अभी आया था शार्क टैंक पे, देयर वाज दिस जामुन का कंपनी विच यूज टू मेक जामुन सिरप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो किसके साथ, 10,000 महिला के साथ काम कर रहा था राजस्थान में, ट्राइबल लेडीज के साथ, हु वेर कलेक्टिंग द जामुन बेरीज, ओके। तो ये वन धन केंद्र उसी उसी टाइप की चीजों पे है कि दे कैन ऑर्गेनाइज एंड दे कैन गेट इन टच विद फूड प्रोसेसर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। और इसका नोडल एजेंसी कौन है? ट्राइफेड। और इट सीक्स टू इंश्योर फेयर रिटर्न्स फॉर ट्राइबल एफर्ट इन कलेक्शन, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम 10 स्टेट में खोलने का प्लान है, ओके। ट्राइबल मार्केट नहीं, वन धन केंद्र जहां पर आप डाल के पैसा, मतलब अपना चीजें डाल के वहां से पैसा ले सकते हो, वो अपने जमा करा सकते हो, वट एवर यू हैव कलेक्टेड, एंड देन दैट विल बी सेंड टू द फूड प्रोसेसर्स एंड अदर कंपनीज, ओके। सो 10 स्टेट्स में इनका प्लान है कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम खोलने का, एंड इट वाज स्टार्टेड विथ इन रांची। रांची में जो है 2021 में पहला म्यूजियम। रांची में किसका बोलबाला है? एक ही आदमी है हु इज वेरी वेरी पॉपुलर, एंड हिज नेम इज बिरसा मुंडा। सो बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है, दैट हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ जनजातीय गौरव दिवस। तो बर्थ डेट ऑफ बिरसा मुंडा, एंड दिस ऑनर्स ऑल फ्रीडम फाइटर, नॉट ओनली बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपको याद होगा, उल गुलाम, दिस इज अ PYQ। सो उल गुलान क्या होता है? यस, ही डाइड इन 1902। उल गुलान जो है बेसिकली उनको अपने जो एरियाज है वहां से उनको अब हटाना था, जो भी आ रहे थे लोग, ओके। और किसको किसको ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को देख रहा है या उनको ऑनर कर रहा है ये म्यूजियम? शहीद बुद्धू भगत, सिद्धू कानू। सिद्धू कानू कहाँ से थे? सांथाल वाला याद है आपको? यू रिमेम्बर सांथाल रिवेलियन, ओके। देन नीलांबर पीतांबर, दीवा किसुन, तेलांगा खड़िया, गया मुंडा, जात्रा भगत, पोर्टो एच, भागीरथ मांझी एंड गंगा नारायण सिंह। ऑल ऑफ दीज आर ट्राइबल हीरोज, ओके। पीएम आगी, व्हाट इज पीएम आगी? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। और ये जो रिमोट एंड बैकवर्ड विलेजेस हैं एंड फास्टर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेजेस। तो अगर आपको याद होगा, हमने वाटर डेवलपमेंट में पढ़ा था प्रधानमंत्री जनमान योजना के अंदर, दैट जो हर घर घर नल योजना है उसमें क्या है कि अगर 20 हाउसेस से कम है ट्राइबल विलेज में, तो वहां पर पानी नहीं भेजा जाएगा। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज इट हैज बीन रिवाइज्ड। अगर 20 घर से भी कम है, 20 हाउसेस से भी कम है, तो ट्राइबल एरियाज में आपको दिया जाएगा पानी का, ओके। हम बात करते हैं सीड के बारे में। सो सीड इज फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स। हु आर द डीनोटिफाइड ट्राइब्स? These are the tribes who were classified as criminal tribes under the Criminal Tribes Act of the British government during the colonial times. तो होता क्या था कि बहुत सारे ट्राइब्स थे, who used to be cut off from the world, and they used to because of depravity, they turned towards highway robbing and other things। ये सारी चीजें थी, तो उनको क्या करते थे, rather than reforming them, the Britishers they used to put them in Criminal Tribes Act, और इनको जो है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में इसका डाल देते थे। एंड उनको जो है बहुत ज्यादा, पहले तो जेल में, मतलब ऐसा होता था उसमें, हाउ ब्रूटल इट वाज, दैट आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, यू आर बॉर्न इन दैट ट्राइब, आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, ओके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में जो लिस्ट में जो ट्राइब्स थे, उसमें इनको क्या बोला गया? डी नोटिफाइड, मतलब
नोटिफिकेशन से हटा लिया गया। समझे? डी नोटिफाइड का मतलब क्या है? डी नोटिफाइड का मतलब है कि नोटिफिकेशन से हटा लिया गया, इसीलिए इनको हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स कह रहे हैं। ओके, सो डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर द अर्स्ट वाइल क्रिमिनल टाइप्स, तो उनके लिए सीड प्रोग्राम है, दैट इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एंड प्रोवाइड्स 100% ग्रांट सपोर्ट। इसके चार कंपोनेंट है। कौन कौन से? 2.5 लाख आपका फैमिली इनकम होना चाहिए, उसके ऊपर है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। उसके बाद कोचिंग ऑफ गुड क्वालिटी फॉर क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हेल्थ इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव। तो ये आपको दिया जाएगा ताकि एज अ डी नोटिफाइड ट्राइब्स आप पे जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं वो करेक्ट हो सके। उसके बाद आता है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस बिफोर, लेकिन विश्वकर्मा स्कीम ट्राइबल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये 18 आइडेंटिफाइड ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो है उसको कवर करता है। एंड द आर्टिजन्स दे आर कॉल्ड एज विश्वकर्मास। उनको क्या बोलते हैं? विश्वकर्मास बोलते हैं। विश्वकर्मा यूज टू बी द इंजीनियर ऑफ द गॉड्स। एंड ये ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल के लिए है। एलिजिबल बेनिफिशियरी को विश्वकर्मा कहते हैं। एंड दे विल बी रजिस्टर्ड फ्री ऑफ चार्ज। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड दी जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स। और उसके साथ एक एडवांस टूल किट दिया जाएगा 15,000। जैसे मान लो कि देयर इज अ पर्सन हु इज अ स्कल्प्टर है, और वो बहुत प्रिमिटिव टूल छैनी और हथौड़ा यूज कर रहा है, कहते हैं ना छैनी हथौड़ा। सो उसको क्या दिया जाएगा? उसको एक इम्पोर्टेड या इंडिया में कुछ बहुत अच्छा जो 15,000 रुपए तक का जो मटेरियल होता है वो एक टूल किट दिया जाएगा, ताकि उससे जो है वो अपना बेटर कर पाए। ही कैन मेक इवन गुड, इवन बेटर स्कल्पटिंग्स। ओके। और इसमें दो ट्रांच में 3 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाएगा, ताकि आप अपना बिजनेस आगे कर सके। तो पहले ट्रांच में ₹1 लाख दिया जाएगा। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो सेकेंड ट्रांच में आपको 2 लाख रुपए एट 5% इंटरेस्ट। तो दोनों लोन जो है 5%, विच इज वेल बिलो द डिमांड ऑफ द बैंक्स। बैंक्स कितना देती है? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन 12% पे देती है। सरकार आपको अंडर द पीएम विश्वकर्मा योजना 3 लाख रुपए तक का लोन 5% इंटरेस्ट पे देगी इन टू ट्रांचेस। इंटरेस्ट सबवेंशंस आई डोंट थिंक सो 5% ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, आई थिंक पार्टनर बैंक्स के थ्रू। सो एक तरीके से इंटरेस्ट सबवेंशन ही है। ओके, इंटरेस्ट सबवेंशन ही एक तरीके से। ओके, लेट अस टॉक अबाउट पीएम जनमान। सो पीएम जनमान इज एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, एंड इट इज अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो उसी के पैटर्न पे रिसेंटली पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, मतलब ऐसे विलेजेस जहां शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो है ये चीज डेवलप की जाएगी। और पीवीटीजीस का जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है इनको दी जाएगी। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज पीवीटीजी? तो आपका जो एग्रीकल्चर है दैट हैज टू बी प्रिमिटिव, your population has to be dying, language has to be dying, and also your yes population primitive agriculture हो गया, प्लस लिटरेसी आपकी कम होनी चाहिए। ओके, ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी देयर। आप जो इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं, दैट हैज टू बी प्रिमिटिव। ओके, so there are total 75 communities in 18 states and Andaman and Nicobar that are classified as PVTGs। और PVTGs सबसे ज्यादा कहां पर है? ओडिशा में। ओके, पीवीटीजीज आर मैक्सिमम इन ओडिशा। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव आया है आपका। सो दिस इज इन कोलैबोरेशन विथ यूएनडीपी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये नेचुरल स्प्रिंग्स जो है उसको कंजर्व करना चाहता है फॉर इम्प्रूविंग द एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट वाटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। जो ट्राइबल यूथ है जिनको नॉलेज है अपने एरिया का, उनको बेयरफुट हाइड्रोलॉजिस्ट की तरह यूएनडीपी ट्रेन कर रही है। तो उनको जो है उनका जो नेचुरल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको एक्सप्लॉइट करके और उनको जो है एज बेयरफुट हाइड्रोलॉजिस्ट उनको ट्रेन करके, और 1000 स्प्रिंग्स मतलब ऐसा ट्राइबल एरियाज में जो वाटर एरियाज है जहां पर कंटामिनेशन हो गया, सो वो सब चीज को चेक करने के लिए ट्राइबल यूथ को ही ट्रेनिंग दी जा रही। फिर है गोल। गोल इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, एंड दिस इज बाय मोटा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये एम्पावर करना चाहता है ट्राइबल यूथ को, उनको बेसिक
टेक्निकल स्किल्स देना, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, प्रिंटर कैसे चलाते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं। फिर एडवांस्ड उनको स्किल्स देना ताकि वो जॉब देख सके। उसके साथ साथ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, अपना सामान बेचना। अगर उनके गांव में कुछ सपोज फॉर एग्जांपल महुआ लीव्स है, तो हाउ कैन दे सेट अप अ शॉप, amazon पे कैसे उसको बेच सकते हैं। ये सारी चीजें गोल दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर में सिखाई जाएगी। यस, इट इज विथ आई थिंक अ प्राइवेट कंपनी, किसी फैंग कंपनी के साथ, बट इट वाज नॉट गिवन इन योर इंडिया ईयर बुक। फेसबुक के साथ, ओके।